अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड यंग लॉयर्स। आज जिस मैं कानूनी मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो ज़ाब्ता फौजदारी की जो डील करती है बेल के हवाले से, सेक्शंस ऑफ लॉ, उस हवाले से करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉ ऑफ बेल है ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ सीआरपीसी है जिसके ज़रिए आप अपने क्लाइंट को या अक्यूज को रिहा करवा सकते हैं या गिरफ्तार होने से पहले उसको जेल जाने से रोक सकते हैं। और बेल का पहले मफहूम जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम बेल के ऑब्जेक्टिव्स और फिर इसकी एग्जाम पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे फ़ोन के ज़रिए मुझसे असिस्टेंस तलब कर सकते हैं या फिर कमेंट्स के ज़रिए आप सवाल कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह जैसे ही मुझे ये सवाल मिलेगा मैं उसका वहाँ पर जवाब दूंगा या फिर आपको थ्रू वीलॉग आपको जवाब ज़रूर दूंगा। लॉ ऑफ बेल, बेल का मतलब है कि किसी को ज़मानत पे रिहा कर देना, और जब जमानत पे रिहा करने की हम बात करते हैं तो फिर उसको बॉन्ड देना पड़ता है, टू सबमिट द बॉन्ड इन दैट कोर्ट जो आपको बेल देती है, यानी कि आपको जमानत देती है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अगर अरेस्ट हो गए हैं तो आपको रिहा कर देती है सब्जेक्ट टू फर्निशिंग श्योरिटी बॉन्ड। और वो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड ये है कि वो एक इंस्ट्रक्शन देती है, डायरेक्शन देती है कि इसको कि जब भी मैं आपको कोर्ट में बुलाऊंगी तो आपने कोर्ट पे आना है। उसके लिए किसी थर्ड पर्सन की आप श्योरिटी लेते हैं इन केस ऑफ वो सबमिट करता है कोई अपनी टाइटल डीड, फर्द, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र लेटर या फिर अलॉटमेंट लेटर वगैरह, या फिर सम टाइम आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आप वो श्योरिटी अमाउंट की हद तक आप बैंक में भी चालान जमा करके तो आप बेल बॉन्ड जमा करवा के तो रिलीज ऑर्डर या रोपकार जिसको कहते हैं वारंट ऑफ रिलीज वो इशू करवा सकते हैं कंसर्ट कोर्ट से। अब लॉ ऑफ बेल के हवाले से जो मेन दो सेक्शन ऑफ लॉ है जो कि कहलाती है प्री अरेस्ट बेल या पोस्ट अरेस्ट बेल, जिसको हम जब पिटीशन फाइल करते हैं उसको प्री अरेस्ट बेल को उसको हम कहते हैं पिटीशन फॉर द ग्रांट ऑफ प्री अरेस्ट बेल अंडर सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी। वो सिचुएशन आप समझ ले इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ एफआईआर कट गई है और पुलिस ने गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई होती और आपके नॉलेज में ये बात आ जाती है कि आपके खिलाफ एफआईआर कट चुकी है, तो फिर आप थ्रू काउंसिल कोर्ट ऑफ सेशन में, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट पे नहीं, कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट पे नहीं, बल्कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में अंडर सेक्शन 498 अपने काउंसिल के जरिए फोर्थ विद एप्लीकेशन बेल लगाते हैं 498 के तहत, और उसमें बहुत से ग्राउंड्स लेते हैं। लेकिन एक ग्राउंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 498 का, इसमें आपने ये शो करना होता है कि ये केस जो है आपके खिलाफ मालाफिडी यानी कि बुरी नीयत से टू अचीव अल्टीरियर मोटिव यानी कि मजमूम मकासद के लिए एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जबकि इस केस में मैं इनोसेंट हूँ और अगर पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया तो मैं मेरा लॉस ऑफ माइंड भी होगा, लॉस ऑफ फाइनेंस भी होगा, लॉस ऑफ रेपुटेशन भी होगा और हैरेसमेंट भी होगी इन दी हैंड्स ऑफ कंप्लेनेंट एंड द पुलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिखना होता है। सेकंड जो बेल की अहम किस्म है वो पोस्ट अरेस्ट बेल, यानी कि आप पिटीशन बेल पिटीशन आफ्टर अरेस्ट अंडर सेक्शन 497 सीआरपीसी फाइल करते हैं। ये वो इस सिचुएशन में होता है कि इससे पहले मैंने आपको रिमांड के हवाले से बताया कि रिमांड में जब फिजिकल रिमांड खत्म हो जाए तो कोर्ट जुडिशल रिमांड पे अपनी तहवील में लेके आपको इमानतन जेल भेज देती है। जब आपको जेल भेज देती है तो उसको हम कहते हैं जुडिशल रिमांड पे जेल पे भेज दिया, यानी कि कोर्ट अपने पास तहवील में ले लेती है, लेकिन कोर्ट तो जाहिर है
कोर्ट में तो आपको पाबंद सलासल नहीं करती, इम्प्रिजन नहीं करती, तो वो सुप्रिटेंडेंट जेल को एक रोपकार वारंट ऑफ कमिटमेंट ऑफ दैट एक्यूज वो भेजती है, जिसको आम अल्फाज में हम रोपकार कहते हैं, और उसको ये ताकीद कर दी है कि आप इसको 15 दिन के लिए ईमानतर रखें और फलाना नेक्स्ट तारीख को आप इसको कोर्ट पे पेश कर दें। अब आपका राइट जो है पोस्ट अरेस्ट बेल का किस वक्त होता है? जब फिजिकल रिमांड खत्म होता है, जैसे ही आपको जुडिशियल पे जेल भेजा जाता है तो समझदार वकील पहले से ही वकालतनामा साइन करवा चुके होते हैं, अदालत से अटैच करवा चुके होते हैं और बेल आफ्टर अरेस्ट भी तैयार कर चुके होते हैं वो पिटीशन, और जैसे ही उसको जुडिशियल के ऑर्डर होते हैं तो वो रख देता है कि जनाब इसकी बेल आफ्टर अरेस्ट पिटीशन मैं फाइल कर रहा हूँ और काइंडली नेक्स्ट डेट की दे दे, ताकि हम इसमें बहस करके इसको अननेसेसरी जेल में ना रखा जाए और उसको हम जेल से रिहा करवा लें। तो कोशिश यही होती है वकील की आपकी कि नेक्स्ट डे पे हो जाए, अगर नेक्स्ट नहीं तो फिर 2 दिन की आप तारीख ले लेते हैं। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाते कि प्रोबेटरी क्लॉज क्या है, नॉन प्रोबेटरी क्लॉज है, लेकिन इसको मुख्तसर बता दें कि अगर सज़ा या उसको जुर्म की ऑफेंस काफ़ी हैवी हीनियस हो, यानी कि 10 साल से ज़्यादा उसकी सज़ा है, लाइक मर्डर है, डकैती है, या 10 साल से किसी ऑफेंस में ज़्यादा है, तो कोर्ट जो है रिलक्टेंट होती है पोस्ट अरेस्ट बेल देने में, अनलेस कि आप उसको एक ऐसा केस बना दें जो फर्दर इंक्वायरी का केस हो, तो उसमें आप मर्डर केस में भी ले सकते हैं। लेकिन अमूमन आप यूँ समझ लें, एक लाइन खींच देते हैं कि 10 से कम अगर सज़ा 10 साल से कम सज़ा है तो ये इसको कहा जाता है कि बेल इज़ रूल एंड डिसमिसल इज एक्सेप्शन, जबकि 10 साल से ज़्यादा आप यूँ कह ले ये वाइस वर्सा है कि डिसमिसल ऑफ द बेल इज रूल एंड एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्शन। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। और जो बेल बिफोर अरेस्ट आप फाइल करते हैं, अमूमन इसके कंफर्मेशन के इस बारे में हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जब आप बेल बिफोर अरेस्ट फाइल करते हैं, बेशक वो मर्डर का ही हो, तो पहले दिन कोर्ट इंटरिम बेल आपकी सब्जेक्ट टू फर्निशिंग बॉन्ड 25,000 है या 50,000 या लाख रुपीस वो आपको दे देती है, और फिर नोटिस कर देती है प्रोसिक्यूशन को और कंप्लेनेंट को भी करती है। याद रखिए जो बेल आप तैयार करते हैं उसमें स्टेट और सेकंड पार्टी कंप्लेनेंट जो FIR का होता है वो बेल बिफोर अरेस्ट में भी आपने लिखना है और आफ्टर अरेस्ट में लिखना है। अब बेल बिफोर अरेस्ट में आपको इंटरिम बेल दे देती है, आप श्योरिटी जमा करा देते हैं, आप शामिल तफ्तीश हो जाते हैं। अब शामिल तफ्तीश होने के बाद फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में प्रोसिक्यूशन भी आ जाती है और फिर कंप्लेनेंट अपने वकील के जरिए आ जाता है, अगर नहीं तो वो फिर एंगेज कर लेता। मुख्तसर ये है कि फिर 1 या 2 या 3 तारीखों के बाद इस पे आर्गूमेंट्स होते हैं और आप कोर्ट को अगर इस बात पे राज़ी कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं कि जनाब ये जो है केस मालाफिडी अल्टीरियर मोटिव के लिए मेरे खिलाफ दर्ज किया गया है, मैं इसमें इनोसेंट हूँ, प्रमा फेशाई, तो कोर्ट इसको कंफर्म कर देती है, जबकि पोस्ट अरेस्ट बेल में ग्रांट कर देती है। तो आप अगर कन्विंस कर ले बेल आफ्टर अरेस्ट में कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, जो सेक्शन 497(2) है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें किसी भी केस में अगर आप इस पे साबित कर दें प्रमा फेशाई कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का केस है, तो फिर इस सेक्शन के तहत आपका जो बेल है आपकी ग्रांट हो जाती है। इससे पहले 497(1) में एक्सेप्शन क्लॉज भी है, वो ख़वातीन की हद तक है और बच्चों की हद तक है, और उसमें एक्सेप्शन ये चीज़ है कि अगर खातून या बच्चा मर्डर केस में नहीं है, जुवेनाइल, या फिर डकैती केस में नहीं है, तो फिर वो उसकी बेल हो जाती है, उसमें आप रिमांड भी नहीं देते और उसमें बेल भी हो जाती है खातून के हवाले से। इस 2 बेल के अलावा एक और बेल होती है, वो अंडर सेक्शन 496 होती है, और वो जो है तहत वो बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस में सिंपल सा इशू है कि क्योंकि वो लिखा हुआ है बेलेबल ऑफेंस है, उसमें बेल कराने की ज़रूरत नहीं होती। जब अक्यूज़ को कोर्ट पे पेश किया जाता है तो सिंपल कोर्ट लिख देती है कि इसको श्योरिटी आप जमा करा दें इफ़ यू वाना रिलीज। अगर वो श्योरिटी उसी कोर्ट में जमा करा देता है उसी टाइम, तो उसी हिसाब इन द कोर्ट फ्रॉम द कोर्ट उसको रिलीज़ के आर्डर दे दिए जाते हैं, वो रिहा हो जाता है। अदरवाइज उसको जेल भेज दिया जाता है। जैसे ही वो श्योरिटी जमा करवाता है, उसका जो एग्रीड पर्सन के जो किथन किन है वो करवा देते हैं, तो फिर
उसको रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। ये तो हो गए 3 अक़साम। एक चौथी किस्म है जिसको हम प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं या फिर हम ट्रांजिट बेल कहते हैं। वो ट्रांजिट बेल जो है वो 498 के तहत ही होती है। अब ये ट्रांजिट बेल क्या है, एक इससे पहले आपको डिटेल इसमें मुख्तसर बता दूं कि ये ट्रांजिट बेल जो है ना कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से ली जाती है ना ये कोर्ट ऑफ सेशन से ली जाती है। ये ट्रांजिट बेल जिसको हम प्रोटेक्टिव बेल भी कहते हैं हाई कोर्ट से लिया जाता है। इसका लेने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बैठे हैं और आप किसी कोर्ट ऑफ सेशन में जाना चाहते हैं या स्पेशल कोर्ट एटीसी में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात की एप्रीहेंशन है, एहतमाल है कि आप कोर्ट से पहुंचने से पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा क्योंकि मुखालिफ पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पॉलिटिकल केस है तो पुलिस आपके पीछे है, तो आप अनप्रोटेक्टेड है, आप सरेंडर करना चाहते हैं कोर्ट के सामने लेकिन कोर्ट तक आपको पहुंचने नहीं दिया जाएगा। तो फिर इन सिचुएशन में आप प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं और नियरेस्ट कोई भी हाई कोर्ट से ले लेते हैं। अब हाई कोर्ट में आप जाएंगे तो उसी वक्त कोर्ट को आपने कन्विंस करना है कि बिकॉज ऑफ दीज रीज़न जो है काइंडली आप मुझे प्रोटेक्टिव बेल 1 हफ्ते की 10 दिन की दे दें ताकि मेरे पास टाइम हो, या 15 दिन की दे दें तो मैं कोर्ट ऑफ कंसर्न कोर्ट पे जाके मैं बेल करवा लूँ। मुख्तसर ये है कि वो कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो आपको सब्जेक्ट टू फर्निशिंग श्योरिटी 25,000 50,000 लाख रुपए आपको प्रोटेक्टिव बेल दे देती है। ये 4 किस्में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो है बेल वो सेक्शन 426 भी डील करती है सीआरपीसी, जो पोस्ट कन्विक्शन होती है जिसको हम सस्पेंशन ऑफ द कन्विक्शन भी कहते हैं, लेकिन जनरली इसको हम पोस्ट बेल कन्विक्शन बेल भी कहते हैं। अब ये 426 में उस वक्त होते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट ने आपके खिलाफ आपको सज़ा दे दी है तो फिर अंडर सेक्शन 417 आप अपील फाइल करते हैं, या अगर कोर्ट ऑफ सेशन या इक्वल टू कोर्ट ऑफ सेशन कोई अदालत आपको सज़ा देती है तो मोर लाइकली आप सेक्शन 410 जो है सीआरपीसी हाई कोर्ट में उसको अपील फाइल करते हैं। अब ये तो होगी अपील, लेकिन अपील के साथ आप ये एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 426 सीआरपीसी फॉर द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस फाइल करते हैं, जिसको आम अल्फाज में हम बेल ही कहते हैं। मुख्तसर ये है कि उसका तरीकाकार ये है कि मुख्तसर सा नोटिस होता है स्टेट को और कंप्लेनेंट को, और फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में आप कोर्ट को मुख्तसर प्रमुख कन्विंस करते हैं तो कोर्ट आपकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड कर देती है, और अगर आप कन्विंस करें तो किसी भी लेवल के सेंटेंस जिसको सज़ा है वो मुअत्तल हो सकती है, वो बेल हो सकती है। ये आपको 5 किस्में बता दी हैं। एक और किस्म है जो बहुत कम स्टूडेंट्स को, इवन लॉयर्स को कम पता है, यंग लॉयर्स को पता है, वो है सेक्शन 86 ऑफ द सीआरपीसी रेड विद सेक्शन 497। ये इस सूरत में होता है, वो थोड़ी सी आपको मैं डिटेल बता दूं मुख्तसर कि सम टाइम ये होता है, फॉर एग्जांपल लाहौर में आपके खिलाफ एक एफआईआर कटी है और आपका क्लाइंट, आपका एक्यूज इस्लामाबाद में थाना मारगला के हदूद में रहता है, तो लाहौर पुलिस जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि वहाँ का जो कंसर्न सीपीओ है या डीपीओ है वो आपको एक रिक्वेजिशन भेजेगा यहाँ पर एसपी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को कि जनाब इस केस में हमें मतलूब है, फलाना थाना वाले आपके पास आएंगे, आप इसे कोऑपरेट करें टू अरेस्ट दैट एक्यूज पर्सन। मुख्तसर ये है कि वहाँ से लाहौर पुलिस यहाँ पर आती है, उसको अरेस्ट कर लेती है विद द हेल्प ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन ऑफ इस्लामाबाद, जहाँ पर जिस हदूद में वो रह रहा है। अब अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस फॉर एग्जाम्पल शाम को 5 बजे तो क्या कोर्ट में पेश करेगी? नहीं, फिर उसको इमानतन उस थाने में रखेगी और अगले दिन, क्योंकि सेक्शन 61 जब अरेस्ट हो जाए तो 24 आवर्स मैंडेट देती है पुलिस को कि आप अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, विद इन 24 आवर नियरेस्ट आप मजिस्ट्रेट को पेश करेंगे। मुख्तसर ये है कि वो लाहौर पुलिस जो है यहाँ पर सबसे पहले मजिस्ट्रेट से पहले आप कोर्ट ऑफ सेशन में वो जाती है। अगर तो वो बेलेबल ऑफेंस है तो फिर वो मार्क कर देगा और नीचे मजिस्ट्रेट के पास चले जाएगी, और मजिस्ट्रेट जो वारंट लेकर आया है
लाहौर से जिस कोर्ट एरिया में वो पुलिस स्टेशन है वो वारंट जारी करेगा, तो उस वारंट में बाहर पीछे लिख देता है कि एक्यूज अगर इतने श्योरिटी जमा करा दे तो उसको रिलीज कर दिया जाए। तो मुख्तसर वहाँ पर श्योरिटी जमा करवा के एक्यूज को रिलीज करवा लिया जाता है। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता। अमूमन जब बाहर से कोई पुलिस आती है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में पकड़ने आती है। तो इस सिचुएशन में सेशन कोर्ट को पावर होती है अंडर सेक्शन 86, आपने बेल बना के लेके जाना है। उसमें आपने लिखना है पटिशन फॉर बेल आफ्टर अरेस्ट, जिसको इंटरम बेल भी कहते हैं, अंडर सेक्शन 86 रेड विद सेक्शन 491(7) CRPC। और आप कोर्ट में इसी तरह कन्विंस करेंगे कि जनाब ये आपको हरेस्ट करने के लिए मालाफिडी अल्टीरियर मोटिव्स के लिए किया गया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का केस बनता है और मैं रेडी हूँ सरेंडर करने के लिए बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन इन लाहौर। तो जब अगर कन्विंस हो जाए यहाँ के सेशन जज साहब, सेशन कोर्ट, तो फिर आपको इंटरम बेल दे देती है सब्जेक्ट टू फर्निशिंग श्योरिटी, और फिर आपको 10 या 15 दिन का टाइम मिल जाता है और फिर आप लाहौर जाके इसी तरह कोर्ट ऑफ सेशन में बेल बिफोर अरेस्ट करवा सकते हैं अपनी, और इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपको मैंने 6 अक़साम बता दिए। एक और किस्म है जिसको मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे CRPC में एक सेक्शन है 382A। इसमें यह होता है कि अगर आपको कोई सजा कोर्ट ऑफ सेशन या कोई भी जज 1 साल तक की देगा तो वो आपको आपकी समझ ले वो बेलेबल ऑफेंस है। और बेलेबल ऑफेंस में अगर है तो सिर्फ सेशन जज लिखेगा कि आप श्योरिटी जमा करा दें, आपको रिलीज किया जाता है। तो उसी कोर्ट में फौरी तौर पे आप थ्रू काउंसिल अपने अगर श्योरिटी जमा करवा दें तो 1 साल तक की अगर सजा अनाउंस की गई है ट्रायल में तो आप हकदार है कि आपको बेल पे रिहा कर दिया जाए। इसी तरह उसकी दूसरी शिक जो 382A की है वो ये डील करती है कि अगर आपने सिविल मैटर में कोई किसी ने कंसील किया हो कोर्ट से मामलात या ऑफेंस किया हो, तो आपने अगर कंप्लेंट फाइल की है किसी ने आपके खिलाफ अंडर सेक्शन 476, तो उसमें अगर आपको सजा होती है तो इस तौर पे भी आपको अगर सजा होती है तो वो कोर्ट आपको श्योरिटी पे बेल पे रिहा कर सकती है। तो ये तमाम 7-8 एग्जाम मैंने आपको बेल बता दी है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद। ठीक है, अभी एक